हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी इस वीडियो सीरीज में 12th का नया चैप्टर लेंगे, नई यूनिट लेंगे। मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं और वो है सॉलिड स्टेट। इस यूनिट के जो चैप्टर जिस ऑर्डर में है, जस्ट उसी ऑर्डर में मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, बोर्ड लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर। जो बोर्ड वाले हैं वो कंप्लीट बोर्ड लिखते चलें, और जो कंपटीशन लेवल पर हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट करें और अपना असाइनमेंट सॉल्व करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। सबसे फर्स्ट टॉपिक लेंगे सॉलिड्स। आपने 11th में मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर पूरी यूनिट चूंकि सॉलिड से रिलेटेड है, इसलिए मैं दोबारा सॉलिड को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, उसे आप समझें। और फिर हम पूरी यूनिट में सॉलिड से क्या क्या रिलेटेड है वो हम टॉपिक वाइज लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड होता क्या है। देखो, सॉलिड क्या है? ये मैटर का पार्ट है। मतलब हम कहें कि सब्सटेंस having definite mass, volume, shape and size is called solid. They possess hardness, rigidity, incompressibility and particles do not show translatory motion. अर्थात वह पदार्थ जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान ये सब निश्चित है, तथा इनमें कठोरता, दृढ़ता और असंपीड़ता का गुण होता है, तथा इनके जो कण हैं जिनसे बने हैं वो किसी प्रकार की स्थानांतरण गति नहीं करते। समझ गए ना? जिनमें डेफिनेट वॉल्यूम, मास, शेप, साइज सब डेफिनेट दिखता है। कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक इसी तरह से इनमें हार्डनेस होती है, रेजिडिटी होती है। ये सब प्रॉपर्टी होती हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी प्रकार का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते, वही सॉलिड है। जैसे कि सिलिकेट्स हैं, सिलिका है, वुड है, ग्लास है, मेटल है, सॉल्ट्स हैं। हमारे चारों तरफ ज्यादातर हमें सॉलिड स्टेट ही दिखती है। तो समझ गए ना कि सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप, साइज इज कॉल्ड सॉलिड। दे possess हार्डनेस, रिजिडिटी, इनकंप्रेसिबिलिटी and particle do not show translatory motion. वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान, आयतन, आकार, आकृति सब निश्चित है, ठोस कहलाता है। इसमें कठोरता होती है, दृढ़ता होती है, असंपीड़ता होती है, तथा इनके कण स्थानांतरण गति नहीं करते। जैसे कि सिलिकेट्स है, मतलब पत्थर, मेटल्स अर्थात धातुएं, सॉल्ट्स लवण है, ग्लास कांच हो गया, वुड हो गया, और भी जो आपको सामने दिखता है वो सब सॉलिड है। जिसको हम कहीं पर भी ले जाए, वो पार्ट उठा के मैटर को, उसका वॉल्यूम, शेप, साइज नहीं बदले, वो समझ जाओ वो क्या है, सॉलिड है। तो आप इसे एक बार नोट कर लो। तो अभी आपको मैंने सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन बताई। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड का डिवीजन है, जो उसके टाइप्स हैं, ये उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बेस पर डिवाइड किया गया है या इनको बताया गया है। मतलब कोई भी जो ठोस है उनका जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, घटक कण हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है। और इसको 2 टाइप्स में लिया गया है। और फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होंगे अमॉर्फस सॉलिड्स, मतलब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो, हमें दोनों का क्या डिफरेंस है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें कि सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्व्स इन रेगुलर मैनर एंड हैविंग डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप। अर्थात ऐसे ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात घटक कण एक रेगुलर मैनर, एक नियमितता में होते हैं
और जिनका एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप अर्थात जिनकी एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है ना, कार्बन के फ्लोरीन है, तो सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे मिलेंगे, अभी हम देखेंगे अलग अलग, आइस है, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब हीरा है, ग्रेफाइट है, धातुएं हैं, बर्फ है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम आते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो जस्ट उल्टा कह दें कि सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्व्स इन इरेगुलर मैनर एंड डू नॉट हैव डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप। अर्थात ऐसे सॉलिड जिनके घटक कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो डेफिनिट जो है रेगुलरिटी में नहीं होते, अर्थात अनियमित रहते हैं, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और इनका कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप नहीं होता, कहीं हमें इनके स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो वो सब क्या है हमारे अमॉर्फस सॉलिड। जैसे रबर, जितनी भी रबर है सिंथेटिक हो या नेचुरल, चाहे वो प्राकृतिक हो संश्लेषित, जितने भी आप देखोगे पॉलीमर में प्लास्टिक है, जैसे बेकेलाइट, यूरेथेन, ठीक है, तो ये सब क्या है, नायलॉन या हम कहें टेरेलिन, ये सब जितने भी आपको प्लास्टिक दिखता है ये सब का सब क्या आएगा बच्चों, ये भी एक अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक इसी तरह से और भी हैं, ग्लास है, वुड है, कोक है, चारकोल है, कोल है, लकड़ी, कांच, कोयला, चारकोल, ये सब अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मैंने आपको अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया। एक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर मैनर में है, एक में रेगुलर मैनर में नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें कि एक मैदान में, एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो लाइंस में हैं, पंक्तियों में हैं, रो में लगे हुए हैं, सिस्टमैटिक खड़े हुए हैं। तो ये एक, या हम कहें कि क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं वो एक सिस्टमैटिक बैठे होते हैं, तो ये सब क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म माने। और मान लिया जाए कि वही जो व्यक्ति ग्राउंड में थे वो तितर बितर हो जाए, पूरे में फैल जाए, कोई व्यवस्था ना रह जाए, तो वो एक इरेगुलर फॉर्म हो गया। या हम कहें कि क्लास में बच्चों को नीचे बिठा दें, जमीन में कैसे भी बिठा दें, तो वो एक इरेगुलर फॉर्म है, उसे हम मान सकते हैं अमॉर्फस की तरह। तो इस तरह से जहां रेगुलरिटी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, जहां रेगुलरिटी नहीं है वो क्या कहलाएगा बच्चों, अमॉर्फस सॉलिड। एक बात बता दूं कि लाइक एज अ लिक्विड, अमॉर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, देयरफॉर और समटाइम कॉल्ड सुपरकूल्ड लिक्विड, लाइक एज ग्लास पेन्स इन विंडो ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दे आर थिकर एट बॉटम देन एट द टॉप। मतलब यह है कि जो हम अमॉर्फस सॉलिड हैं वो उनमें द्रवों के समान, लिक्विड के समान बहुत ही मतलब फ्लो होने की टेंडेंसी होती है लेकिन बहुत स्लो, इसीलिए इन्हें सुपरकूल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव भी बोला जाता है। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख लो आप, उन बिल्डिंग्स में जो कांच लगे होते हैं वो नीचे थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं जबकि ऊपर थोड़ा पतले होते हैं। तो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि कांच में एक फ्लो होने की टेंडेंसी है, इसीलिए इन्हें सुपरकूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। तो अभी मैंने आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का डेफिनेशन बताया। एक क्वेश्चन बनता है कि एक नोट करके लिख लें कि जो अमॉर्फस सॉलिड है, मैंने अभी आपको बताया था अमॉर्फस सॉलिड में बहुत ही स्लो जो है ना फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, अर्थात बहुत धीरे धीरे बहने का गुण होता है, इसलिए अमॉर्फस सॉलिड को सुपरकूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, अर्थात इन्हें अति शीतल द्रव या कहें कि छद्म ठोस भी कहा जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो किसी पुरानी बिल्डिंग में जो है, ओल्ड बिल्डिंग में, आप उसमें जो खिड़कियां होती हैं विंडो में कांच जो लगे होते हैं, अगर हम उनको देखें तो वो नीचे जो हैं क्या होते हैं, ज़्यादा थिकर होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं देन किसके, टॉप पोजीशन के।
अर्थात उनके नीचे हिस्सा जो है ज़्यादा मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, तो आप इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, मतलब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स इन दोनों के अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने डिफरेंस दिखाई देते हैं। तो देखो एक तो डेफिनेशन ही दिख गई आपको कि रेगुलरिटी होती है रेगुलर। तो जो इसका पहला डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम देखें कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब ये होता है कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो घटक कण हैं, उनमें उच्च कोटि की नियमितता होती है, अर्थात क्रिस्टल कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, घटक कण हैं, वो एक रेगुलरिटी में बने रहेंगे। जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स में जाएं तो दे हैव, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनमें निम्न कोटि की या कहें कि बिल्कुल ही नहीं होती नियमितता या निम्न कोटि की नियमितता होगी, अर्थात वो कहीं हो सकता है रेगुलर हो जाए, बाकी ज़्यादातर इरेगुलर ही होते हैं। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा है कि आप देखेंगे एन आइसोट्रॉपिक नेचर, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक में इसको डिटेल में बताऊंगा, जरा सा बता दूं कि जब वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ सॉलिड डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक अर्थात किसी ठोस की अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अगर अलग अलग दिखते हैं तो उसे बोला जाता है विषम दैशिकता। समझ गए ना, कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर सेम सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो है वो है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम फॉर ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में एक सी होती है। हम इसे डिटेल में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखें कि दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, अर्थात इनमें निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित गलनांक होता है, ठीक है, इसी तो निश्चित गलन की ऊष्मा होती है। जबकि हम अगर इसमें चले जाएं अमॉर्फस में, तो यही सब डेफिनेट नहीं होता, कोई फिक्स इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, गलनांक नहीं, कोई डेफिनेट इनकी हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, कोई जियोमेट्रिकल शेप नहीं मिलेगा। अगर हम अब थर्ड में देखें, ठीक है, तो पहले आप इन 3 पॉइंट्स को और 3 पॉइंट्स को नोट कर लें, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूं। तो अभी मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए, और देखो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे लिखा है कि दे गिव डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व अर्थात असतत शीतलन वक्र होती है। ये क्या होती है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें कंटीन्यूअस कूलिंग कर्व आती है, अर्थात उनमें सतत शीतलन वक्र होती है। फिर है इसके बाद कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखें कि दे आर ब्रोकन इन स्मॉल पीसेस विद आइडेंटिकल शेप, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो जो टुकड़े बनेंगे ना वो बिल्कुल लगभग सेम शेप साइज के दिखते हैं। जैसे आप नमक पिसा हुआ नमक देख लें, चीनी देख लें। अगर हम इसमें जाए अमॉर्फस में, तो ब्रोकन इन स्मॉल पीसेस विद डिफरेंट शेप, जैसे लकड़ी है, कांच है, अगर टूटता है तो अलग अलग टुकड़े अलग अलग आकृति आकार के दिखते हैं, उनमें कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप नहीं दिखता। ठीक इसी तरह से, ठीक है, कि समान आकृति के टुकड़ों में टूटते हैं या अलग अलग आकृति के टुकड़ों में टूटते हैं। अगर हम अब आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड कि दे हैव वेरी शार्प एजेस, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो किनारे होती हैं, जो उनके एज होते हैं बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, बहुत ही मतलब कहनी चाहिए शार्प होते हैं। जैसे डायमंड है, कांच को भी काट देता है, वो इसी रीजन के कारण, ठीक है। लेकिन अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में जाएं तो इस तरह की शार्पनेस नहीं दिखती। लकड़ी है, प्लास्टिक है, आप उनके किनारे इतनी धारदार नहीं होती कि आपके हाथ कट जाए, मतलब ठीक है, कि डू नॉट हैव शार्प एजेस। फिर आता है कि क्रिस्टल्स, तो दे फॉलो लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। हम देखेंगे क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जबकि अमॉर्फस में इस तरह के फॉलो नहीं करते। तो मैंने इस तरह से कुल डिफरेंस बताया।
अब मैंने हर एक डिफरेंस के साथ एक जो है अल्फाबेट लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में लिखा है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और उसमें था शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो एल बना रखा है, शॉर्ट में एल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एल को। दूसरा था ए बना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो ए लिखा है जबकि वो आइसोट्रॉपिक है। फिर तीसरे में जब आप आए कि डेफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में है, एंड डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, तो डी लगा रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे देखिए डिस्कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, तो इसमें मैंने डी लिख रखा है। अभी बताता हूं उनका क्या यूज है, ठीक है। दे आर ब्रोकन इन स्मॉल पीस, तो मैंने आइडेंटिकल शेप में आई लिख रखा है। दे हैव वेरी शॉर्ट एजेस, एस लिख रखा है, और फॉलो द क्रिस्टोग्राफी, तो ये इस तरह से याद करने का है। देखो कैसे, तो पहले आप इनको नोट करें, तो इस तरह से आपने देखा कि ये किनारा तीक्ष्ण नहीं होती, ये क्रिस्टोग्राफी के नियमों का पालन नहीं करते, ये करते हैं, इनकी किनारा तीक्ष्ण होती है। अब मैं इस तरह से बता सकता हूँ, आपने लिख लिया होगा ये कि आप इसे शॉर्ट में कैसे एक पॉइंट के बेस पर थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। आपने लिखा लेड, फिर डी आई एस सी, इतने पॉइंट नोट करके लिख लो। देखो एल से मतलब आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, डी मतलब डेफिनिट मास, डेफिनिट आपको मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट, फिर डी डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व के लिए है, आई आइडेंटिकल शेप पार्टिकल में डिसोसिएटेड होते हैं, एस वेरी शॉर्ट एजेस के लिए है, और सी यहां क्रिस्टलोग्राफी लॉ के लिए है। ये इतना आपको याद रखना है, तो आपको इस तरह से क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस पता रहेंगे, यही इनके कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें एक तो या तो डिफरेंस में जैसे आपको मैंने यहां लिख दिया कि ये लिखा है ब्रॉस, ब्रॉन्ज, ठीक है, सिल्वर, यूरिया, पॉलीथीन, पीवीसी, यूरेथेन, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज, रबर, इसके अलावा मान लो ये लिखा है Na, K2SO4। अब आपसे कहा जाए कि इसमें अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग लिखें, तो अगर आप इनमें देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से हैं, ठीक है, ब्रॉस, ये है पीतल, ये है कांसा, ब्रॉन्ज, मतलब यहां पर चूंकि ये मेटल्स है तो हम लिखेंगे क्या हो गया हमारा, ब्रॉस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल है धातु सिल्वर, ठीक है, यूरिया एक ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और इसके बाद चले जाएं बेंजोइक एसिड, आपको देखेंगे कि उसमें मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्लूकोज स्वयं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सुक्रोज, ठीक है, शर्करा, ग्लूकोज होगी, रबर ये तो हटा Na, ठीक है, और K2SO4, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कांसा, पीतल, सिल्वर, यूरिया, बेंजोइक एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज, Na, बाकी जो बचे आप देख रहे हैं, जैसे कौन कौन से बचा, पॉलीथीन, मैंने ये बताया था आपको कि जितने भी पॉलीमर सिंथेटिक हैं वो सब इसी में आते हैं, पीवीसी हो गया, ठीक है, यूरेथेन हो गया, इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, रबर है, और ये तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरह से आपको पहचानना होता है कि कौन अमॉर्फस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस के शॉर्ट में कैसे याद रखें, दोनों के एग्जांपल बताए, आप इसे नोट कर लें। तो इस तरह से मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, थैंक यू।